हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जब किस्मत दूसरा मौका देती है तो कहानी बनती है और भी खतरनाक और दिलचस्प। यहाँ मिलेंगी आपको रिबॉर्न, रिइंकार्नेशन और फैंटेसी कहानियाँ जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएंगी। तो आइए हम हमारी कहानी की ओर बढ़ते हैं। बुढ़ी मिसेज वर्मा इस तरह के व्यवहार से आग बबूला थी और अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब ओल्ड मिस्टर वर्मा ने देखा कि कियान और निंगियन के चेहरे के भाव बिगड़ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना ठंडा पसीना पोंछा। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर मुड़कर गुस्से में कहा, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम आर्या को कोसना चाहती हो? बस चुप रहो। एंग्री फायर। अपने पति को इस तरह वाकई गुस्से में देखकर बुढ़ी मिसेज वर्मा बिल्कुल शांत हो गई और फिर एक शब्द भी नहीं बोला। सब कुछ ठीक देखकर आर्या मुड़ी और जाने लगी, लेकिन तभी चिन चिन चैन छू छू ने उसे रोक लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आर्या दीदी, क्या मैं आपके साथ अंदर आ सकती हूँ? मुझे नन्ही आर्या चेन शी की बहुत चिंता हो रही है। स्माइल सांप। आर्या जानती थी कि उसे साथ चलने के लिए क्यों कहा जा रहा है। यह महिला हर चीज को लेकर बहुत सतर्क थी। संभवतः वह ये परखना चाहती थी कि आर्या क्या करने वाली है और उसकी साधना कल्टिवेशन का स्तर क्या है। आर्या को पता था कि वह मना नहीं कर पाएगी, और उसका यह अंदेशा तब सच साबित हुआ जब बुढ़ी मिसेज वर्मा ने आदेश दिया। सही कहा, चिन चिन को अपने साथ ले जाओ और दरवाजा खुला छोड़ देना। बुढ़ी मिसेज वर्मा ने आर्या को हुक्म दिया। आर्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर बर्फ जैसी ठंडी आंखों से एक शरारती मुस्कान के साथ ताना मारा, क्या हुआ? क्या बुढ़ी मिसेज वर्मा को डर है कि मैं आपकी बेटी के चरित्र को नुकसान पहुंचाऊंगी? चिंता मत कीजिए, मेरी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। कूल। उसके शब्दों ने बुढ़ी मिसेज वर्मा और चिन चिन को सुन्न कर दिया। जहां बुढ़ी मिसेज वर्मा की सिट्टी पिट्ठी गुम हो गई, वहीं चिन चिन का चेहरा थोड़ा बिगड़ा, लेकिन उसने फिर से अपनी मुस्कान ओढ़ ली। कन्फाउंडेड फेस 1। कृपया मेरी माँ की बातों का बुरा न माने, आर्या दीदी। वह ऐसी ही है क्योंकि वह हमेशा हमारी बहुत चिंता करती है। चिन चिन ने मासूमियत भरी आंखों से माफी मांगी। जो भी उसे देख रहा था वह प्रभावित हो गया। उनकी नजरों में चिन चिन बहुत ही समझदार थी। स्माइल विद अ हेलो मुखौटा। दूसरी ओर आर्या अपने मन में हंसी, लेकिन ऊपर से उसने भी महान बनने का नाटक किया और सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम अंदर आ सकती हो। वैसे भी मैं कुछ छिपाने नहीं वाली थी। इसके साथ ही वह मुड़ी और अंदर चली गई। उसने अपनी यीन ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अपनी अंगूठी में इस तरह भेजा कि चिन चिन को कुछ भी पता न चले। आर्या बिस्तर के पास रुकी और आर्या चेन शी की कलाई पकड़कर उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत छोटा हिस्सा देने लगी। क्रिस्टल बॉल 1। वह इन दोनों बहनों के बारे में हमेशा से उत्सुक थी, इसलिए उसने न केवल अपनी ऊर्जा स्थानांतरित की, बल्कि उस रूबी के आकार के टैटू पर भी पैनी नजर रखी जो पजामे से बाहर झांक रहा था। चिन चिन और चेन शी, इन दोनों महिलाओं का रूप ऐसे बदलता था जैसे वे कपड़े बदल रही हों। उससे भी बढ़कर उनकी जीवन रेखा लाइफलाइन एक उलझन थी। आर्या उनके जन्म या मृत्यु का आभास नहीं कर पा रही थी, जैसे कि वे इस समय या योग की हुई नहीं। बवंडर। उसने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से चेन शी के शरीर की जांच शुरू की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ भी हाथ नहीं लगा। अगर कुछ अजीब था तो वह रूबी जैसा लाल टैटू था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा मिलते ही चमक उठा, लेकिन फिर तुरंत फीका पड़ गया। मनी क्वेश्चन मार्क। आर्या ने अपनी आंखें सिकुड़ी। वह उस टैटू की और गहराई से जांच करना चाहती थी, लेकिन उसके पास समय कम था। इसलिए उसने अपना ध्यान उन परजीवी राक्षसों पैरासिटिक डीमंस पर केंद्रित किया और उन्हें बाहर निकालना शुरू किया। उसके लिए ये काम बाएं हाथ का खेल था। स्माइल विद हॉर्न्स रनिंग डैश। लेकिन चूंकि वह चिन चिन के सामने अपनी असली ताकत छिपा रही थी, इसलिए उन राक्षसों को निकालने में उसे काफी समय लगा। इस वजह से उसके माथे पर पसीना आ गया और रंग पीला पड़ गया, क्योंकि अंगूठी के अंदर की आत्माएं उसकी ऊर्जा सोख रही थीं। अपनी इस हालत से वह चिन चिन को धोखा देने में कामयाब रही, जो उसे बिना पलक झपकाए देख रही थी। कोल्ड स्वेट बैटरी। इधर कियान का दिल अपनी पत्नी की हालत देखकर बैठा जा रहा था। उसे इतनी तकलीफ में देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। दिल टूटना वरीड। भले ही वह जानता था कि उसकी पत्नी नाटक कर रही है, फिर भी उसे लगा कि यह परिवार इस लायक नहीं है। उसे तो इन सबको आग में झोंक देना चाहिए था। फायर क्रोध। कमांडर वर्मा भी आर्या की ईमानदारी देखकर भावुक हो गए। उनकी मां आर्या के प्रति इतनी कटु थी, फिर भी वह उनकी बहन की मदद कर रही थी।
यहाँ तक कि ओल्ड मिस्टर वर्मा भी हैरान थे और उनकी आंखों में राहत थी। शुक्र है कि उन्होंने अपनी पत्नी को समय रहते रोक लिया, वरना न जाने वह आर्या को और कितना नाराज कर देती। फोल्डेड हैंड्स 1। जैसे ही चेन शी की नाक से परजीवी राक्षस बाहर निकलने लगे, ये नज़ारा देख रही बूढ़ी मिसेज वर्मा दंग रह गईं। हालांकि वह खुश थी कि उनकी बेटी ठीक हो रही है, लेकिन साथ ही वह डरी हुई और परेशान भी थी, क्योंकि आर्या के सफल इलाज के बाद उन्हें इस औरत से माफी मांगनी होगी। ये कुछ हिस्सा था जो वह कभी नहीं करना चाहती थी। आखिर उन्होंने हमेशा दुनिया पर हुक्म चलाया था, वह किसी के सामने सिर कैसे झुकाती। फेयरफुल फेस फेयरफुल। आर्या ने उन राक्षसों को संभालना जारी रखा जो बाहर निकलकर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। उसने एक एक करके उन्हें पकड़ा और अपनी यिन ऊर्जा से उन्हें खत्म कर दिया। जब काम पूरा हुआ तो अत्यधिक ऊर्जा खर्च होने के कारण आर्या लड़खड़ा गई। उसे गिरते देख कियान तेजी से अंदर भागा और अपनी पत्नी को अपनी बाहों में थाम लिया। चमकता दिल। फिर उसने ऋत्विक की ओर मुड़कर आदेश दिया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हारी भाभी तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में फंसी है, कम से कम उनके लिए एक गिलास पानी तो लाओ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वह कितनी कमजोरी महसूस कर रही हैं? लुक ऑफ ट्रायम्फ। ठंडा पसीना। ऋत्विक अपनी भाभी को इतना कमजोर देखकर दंग रह गया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी दूसरी भाभी आर्या वो है जो बिना पसीना बहाए विशाल ड्रैगन तक को बुला सकती थी। लेकिन उसने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी भाभी के लिए ठंडा पानी लेने मुड़ा। पर उससे पहले ही कमांडर वर्मा ने एक नौकरानी को बुलाकर ठंडा पानी लाने को कह दिया और आर्या को सर्व करवाया। ठंडा पसीना। जब कियान अपनी पत्नी के माथे से पसीना पोंछ रहा था, तो उनके पीछे खड़ा साक्षी का भाई सोंग लिंगियान अपने जीजाजी के इन बारीक कामों को देखकर अवाक रह गया। क्या ये वही आदमी था जो अपनी बहन को ऐसे ठंडी नजरों से देखता था जैसे उसे करोड़ों का कर्ज चुकाना हो? वह कब से ऐसा जोरू का गुलाम बन गया? यहाँ तक कि ओल्ड मिस्टर फू भी अपने दूसरे पोते को अपनी पत्नी की इतनी देखभाल करते देख हैरान रह गए। पल भर में उन्हें अपने बेटे की याद आ गई, जिसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। क्राइंग। जब उनका बेटा जीवित था तो वह भी अपनी पत्नी के लिए बिल्कुल ऐसा ही करता था। उस समय जब उनके पोते इधर उधर ऊधम मचाते थे तो वह अक्सर सोचते थे कि उनमें से कोई भी उनके बेटे जैसा क्यों नहीं है। लेकिन अब अपने पोते को पिता की राह पर चलते देख उनके पास शब्द नहीं थे। दिल बूढ़ा आदमी। दूसरी ओर आर्या ने अपनी ओर टिकी नजरों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें झपकाईं और कमजोरी का नाटक करते हुए अपने पति का सहारा लिया। उसने भारी आवाज में कहा, कमांडर वर्मा, अंकल वर्मा, मुझे लगता है कि कुछ घंटे आराम करने के बाद मिस चेन शी ठीक हो जाएंगी। उनका बुखार भी उतर जाएगा, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं कल फिर आकर उन्हें देख लूंगी। बोलते समय उसने चेन शी पर कुछ नजरें डाली और उसकी आंखों में एक चमक आई जब उसे मानव मांस की गंध आई। ये गंध तब और तेज हो गई जब उसने चेन शी की नुकीली जॉ लाइन देखी, जो कुछ दिन पहले वहां नहीं थी। चेन शी की उस वी शेप वाली ठुड्डी को देखकर उसे उस लाश की याद आ गई जो उसे आज सुबह मिली थी, और उसका संदेह और गहरा हो गया। खोपड़ी। ये तो तय था कि इन मौतों के पीछे ये दोनों बहनें ही थीं, लेकिन बात ये थी कि उनके साथ किस तरह के राक्षस रह रहे थे, जो इंसानी मांस खाने के बाद अपने नैन नक्श उनके जैसे बदल लेते थे। छोटा सा भूत राक्षस। हालांकि जब उसने देखा कि चिन चिन उसे देख रही है, तो उसने अपने संदेह को छिपा लिया और उसे देखकर मुस्कुरा दी। चिन चिन ने भी उतनी ही शालीनता से जवाब में मुस्कान दी, जैसे कि वह भी आर्या की भावनाओं को भांपने की कोशिश नहीं कर रही थी। स्माइल सांप। जब आर्या और चिन चिन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी, तब कियान मुड़ा और बूढ़ी मिसेज वर्मा की ओर देखा। उन्हें देखते ही मिसेज वर्मा का दिल धड़क गया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अब उनकी बारी है। उन्होंने अपनी आंखें झपकाईं और ऐसा नाटक किया जैसे कि उनकी खुशी के मारे ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। उन्होंने अपना हाथ अपने माथे पर रखा और चक्कर आने वाली आवाज में कहा, ओह भगवान का शुक्र है। डिजी डिजी मुखौटा। और फिर वह अपने बेटे के ऊपर झुक गईं। कमांडर वर्मा ने अपनी मां को संभाला और कियान की ओर देखा, जो उसकी मां को नाराजगी भरी नजरों से घूर रहा था। कमांडर वर्मा को पहले ही अंदाजा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने आह भरी और अपनी मां का समर्थन किया। वह किसी भी हाल में कियान को अपनी मां को शर्मिंदा नहीं करने दे सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना गला साफ किया और कहा, मुझे लगता है कि मां आज अपनी दवाई लेना भूल गई और घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से वह तनाव में थी। बोली, बेशक वह थी ही। कियान ने अपने चेहरे पर साफ नापसंदगी के साथ फूंकारते हुए कहा। सांप क्रोध। वह उस औरत को होश में लाना चाहता था, लेकिन अपने दादाजी को सिर हिलाते देख
वह सिर्फ नाक सिकोड़ कर रह गया और अपनी पत्नी को लेकर वहां से निकल गया। ऋत्विक को निंगयू खींचकर ले गई, जिसे वर्मा परिवार में रुकने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं था। भले ही चेंशी ठीक थी, लेकिन कौन जानता है कि वह पागल बुढ़िया फिर से कब सटक जाए और उसके होने वाले पति को डांटना शुरू कर दे। रनिंग डैश। ओल्ड मिस्टर वर्मा निंगयम से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उस युवक को खामोशी से अपने और अपने परिवार को घूरते देख उन्होंने हार मान ली। वह बस यही उम्मीद कर सकते थे कि फू परिवार निंग परिवार के साथ मिलकर उनके परिवार को बर्बाद करने के लिए हाथ न मिला ले। रश्ट फेस। साक्षी के भाई ने देखा कि उसके जीजाजी स्थिति का फायदा उठाकर उसकी बहन को गले लगा रहे हैं, तो वह उनके पीछे भागा। उसने ली वेनी को उसके पति को सौंप दिया। क्रोध। तुम वहीं रुक जाओ, उसने कियान के पीछे चिल्लाकर कहा, लेकिन रुकने के बजाय कियान ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और अपनी पत्नी को गोद में उठाकर घर से बाहर निकल गया, जिससे भाई के माथे की नसें तन गईं। लुक ऑफ ट्रायम्फ बाइसेप्स। दूसरी ओर पीछे छूटे फू शू चैंग ने अपना सिर घुमाया और चिन की ओर देखा, जो उसे जहरीली नजरों से घूर रही थी। वह उसे देखकर मुस्कुराया और अपनी पत्नी से उसे ले जाने के लिए कहा। वह जानता था कि यह औरत उसे मारना चाहती है ताकि उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर सके, लेकिन उसने अपनी भाभी द्वारा दिए गए लेवल 2 के ताबीज टैलिस्मन को देखा और मन ही मन हंसा। वह बस कुछ समय के लिए इसके सपने देख सकती है, और इस दौरान वह उसे पैनिक होते हुए देखेगा, जैसे कभी वह उसके सामने घबराया था। स्मर्क हूँ। वापसी के रास्ते में ओल्ड मिस्टर यान खामोश रहे, लेकिन ये देखकर कि वह उनसे कुछ कहना चाहते हैं, ओल्ड मिस्टर फू ने अपने परिवार को घर जाने के लिए कहा। साथ ही वह ये भी देखते रहे कि कैसे साक्षी के भाई ने आखिरकार कियान को नीचे गिराकर आर्या को उससे छीन ही लिया। टीयर्स ऑफ जॉय। उनका एक हिस्सा अवाक था और एक हिस्सा गर्व महसूस कर रहा था कि कियान ने बिना लड़े हार नहीं मानी। हालांकि जब उन्होंने अपनी पोते बहू का पीला चेहरा देखा, तो उन्होंने इस लड़ाई को रुकवा दिया। ठीक है, बहुत हुआ, सब अंदर चलो, काफी देर हो गई है, खासकर तुम ऋत्विक। उन्होंने अपने सबसे छोटे पोते की ओर इशारा किया जिसे उसकी मंगेतर डांट रही थी। दोबारा मुझे बाहर मत दिखना। बूढ़ा आदमी नो एंट्री साइन। हर बार जब ये लड़का बाहर कदम रखता है तो वह किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है, जिससे पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाता है। 1 पूरा परिवार इस बात पर सहमत हो गया और उन्होंने बदकिस्मत ऋत्विक को घसीटते हुए घर के अंदर कर दिया। दूसरी ओर कियान ने अपनी ढिठाई और मोटी चमड़ी का भरपूर उपयोग किया। वह साक्षी के भाई सोंग लिंग यान को बार बार बड़े भाई कहकर पुकारता रहा, जब तक कि उस बेचारे ने हार मानकर कियान को यान निवास के अंदर आने की अनुमति नहीं दे दी। घर। लुक ऑफ ट्रायम्फ। साक्षी का भाई, जिसने अपनी बहन आर्या को गोद में उठा रखा था, उसने पीछे पीछे मुस्कुराते हुए आ रहे कियान को देखा और बुदबुदाया, कितना बड़ा चापलूस है। स्मर्क। वाह, इस तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साले साहब। कियान बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने साक्षी के भाई की ओर देखा, जिसने उसे घूरते हुए जवाब दिया, यह कोई तारीफ नहीं थी। एंग्री 1। जब युवा पीढ़ी लिविंग रूम में हंगामा कर रही थी, तब ओल्ड मिस्टर यान अपने मित्र ओल्ड मिस्टर फू को साक्षी के पिता सोंग डांग मिंग के साथ अध्ययन कक्ष स्टडी में ले गए और उन दोनों का परिचय कराया। पहले तो ओल्ड मिस्टर फू को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने सामने खड़े व्यक्ति की तीखी नजरों को देखा, जो बिल्कुल उनके समधी जैसी थी, तो उन्हें मानना पड़ा कि यह व्यक्ति वास्तव में साक्षी के पिता ही हैं। अस्टोनिश्ड फेस। ओल्ड मिस्टर फू को सब कुछ बताने के बाद ओल्ड मिस्टर यान उनकी ओर मुड़े और थोड़ी झिझक के बाद बोले, पुराने दोस्त, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि यह महज एक इत्तेफाक था कि उस वर्मा लड़की चेन शीक ने तुम्हारे पोते को मुसीबत में पाया और उसकी जान बचाई? ओल्ड मिस्टर यान एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक नज़र में लोगों की पार देख लेते थे। उन्होंने चेन शी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था और वह जानते थे कि वह लड़की दयालु या निस्वार्थ तो बिल्कुल नहीं थी। वह बेहद गणनात्मक और चतुर थी। बचपन में वह अक्सर उनके घर आती थी और जो पसंद आता उसे छीन लेती थी। जब वह पकड़ी जाती तो रोने और हंगामा करने लगती थी, जिससे बूढ़ी मिसेज वर्मा ये कहकर बचाव करती थी कि वह अभी छोटी है और नासमझ है। टक्कर। हालांकि बूढ़ी मिसेज वर्मा ने ऐसा कहा था, लेकिन ओल्ड मिस्टर यान को हमेशा से लगता था कि चेन शी और उसकी बहन चेन छू दिखावे से कहीं अधिक परिपक्व थी। चिन जिस तरह से जानती थी कि कब और क्या बोलना है, ये बताने के लिए काफी था कि वह लड़की दूसरों से अलग और खतरनाक है। मुखौटा सांप। और एक और बात थी, उनकी नजरें। भले ही वे दोनों बहनें बहुत मुस्कुराती और खिलखिलाती थीं,
लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफनाक हॉन्टेड एहसास था जिसने उन्हें कई बार डरा दिया था। भूत। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, दोनों बहनें और भी शातिर हो गईं। ओल्ड मिस्टर यान को बुढ़ी मिसेज वर्मा की इत्तेफाक वाली बात पर एक शब्द भी यकीन नहीं था। वास्तव में उन्हें हमेशा यह अजीब लगता था कि चिन की उम्र और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए वह किसी से भी शादी कर सकती थी, तो फिर वह फू शू चैंग से शादी करने पर ही क्यों तुली हुई थी? अंगूठी क्वेश्चन मार्क। और फू शू चांग के एक्सीडेंट को एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि चेन शी अचानक कहीं से उसकी रक्षक बनकर आ गई। कायदे से तो उस लड़की को फू परिवार को तड़पते हुए देखने की इच्छा रखनी चाहिए थी, क्योंकि वह स्वभाव से ऐसी ही थी। उसका यह निस्वार्थ कार्य उनके गले नहीं उतर रहा था। नो एंट्री साइन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर यह मामला फैल गया और चेन शी ने ऋत्विक फुयूशन के करीब आने की कोशिश की, तो संभावना है कि कई लोग उसका समर्थन करेंगे। आखिर उसने ऋत्विक को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अगर ऋत्विक उसके प्रस्ताव को ठुकराता है, तो उसे और पूरे फू परिवार को एहसान फरामोश कहा जा सकता है, क्योंकि वे पहले से ही चिन के कारण निशाने पर हैं। SOS लाउड स्पीकर। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बहुत ही अजीब है, पुराने दोस्त। मैं इतने सारे इत्तेफाकों को किस्मत का खेल नहीं मानता, ओल्ड मिस्टर यान ने अपनी छड़ी के सिरे को पकड़ते हुए गंभीर आवाज में कहा। उनकी नजरें क्षितिज की ओर टिकी थी, जो गहरी और परेशान थी। यहाँ कुछ तो है, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मेरा मन कहता है कि वे दोनों वर्मा बहनें तुम्हारे पोतों के इर्द गिर्द क्यों मंडरा रही हैं, और वह कारण निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। बूढ़ा आदमी वरीड। मुझे भी ऐसा ही लगता है। साक्षी के पिता ने अपनी टांगी क्रॉस की और भारी नजर से ओल्ड मिस्टर फू की ओर देखा। अगर यह पहले की बात होती तो मैं जरूर कहता कि मिस्टर यान जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि इस बार उनकी वृत्ति इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही है। उन वर्मा बहनों के चारों ओर एक अजीब सी हवा है। मैंने उन्हें दूर से देखा, लेकिन उन्होंने मुझे लगभग अनीता छूलियान की याद दिला दी। उसके आसपास भी वैसी ही हवा थी, लेकिन इनकी बहुत अधिक शक्तिशाली और घनी है। मेरा सुझाव है कि आप अपने पोतों पर कड़ी नजर रखें, ओल्ड मिस्टर फू, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि अंधेरे में क्या छिपा हो सकता है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आपको अपने पोतों को उन दोनों बहनों से दूर रखना चाहिए। अमावस्या पिशाच। बोलते बोलते साक्षी के पिता ने अपनी नजरें नीची की और उस छोटे से कीड़े को देखा जिसे उन्होंने अपने पैर के नीचे कुचल दिया था। आर्या द्वारा दिए गए ताबीज टालिस्मन के कारण वह एक नज़र में राक्षसी आभा डेमोनिक ऑरा को पहचानने में सक्षम थे। उन्होंने इस चीज को पहले और मिस्टर फू के जूतों से चिपकते हुए देखा था। इसे पकड़ने में उन्हें काफी समय लगा, जिसे उन्होंने उस जेड ब्रेसलेट से आकर्षित किया था जो उन्हें बचपन में एक मास्टर से मिला था। पद चिन्ह। ओल्ड मिस्टर फू अभी वर्मा चेन के घर से आए थे, तो यह चीज वर्मा के घर के अलावा और कहां से आ सकती थी? ये सोचते हुए साक्षी के पिता ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, शू चान के साथ जो हुआ उसे देखते हुए आपके लिए हर चीज पर नजर रखना मूर्खता नहीं होगी, ओल्ड मिस्टर फू। शायद आप ये समझ पाएंगे कि आपके पोते उन दोनों बहनों के लिए इतने आकर्षक क्यों हैं। बुलेस आए। ये बात साक्षी के पिता को काफी समय से परेशान कर रही थी। हालांकि वह मानते थे कि फू शू चांग और ऋत्विक सुंदर पुरुष थे, लेकिन ऐसी चीजें शायद ही कभी राक्षसों को आकर्षित करती हैं, तो फिर इसके अलावा और क्या बात थी? मैग्नीफाइंग ग्लास 1। ओल्ड मिस्टर फू भी बिल्कुल यही सोच रहे थे। एक बार दिव्य गुरु गु ने उनसे कहा था कि भले ही उनके पोते भाग्यशाली हैं, लेकिन बड़े होने पर उन्हें कई बाधाओं और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और दिव्य गुरु गु की वह भविष्यवाणी वास्तव में सच साबित हुई। एक एक करके उनके सभी पोते अलौकिक समस्याओं सुपरनैचुरल ट्रबल की चपेट में आ रहे थे। बूढ़ा आदमी क्रिस्टल बॉल बवंडर। ओल्ड मिस्टर फू के चेहरे के बदलते भावों को देखकर साक्षी के पिता और ओल्ड मिस्टर यान केवल उनकी फूटी किस्मत पर अफसोस ही जता सकते थे। वरीड फोल्डेड हैंड्स। यान निवास के लिविंग रूम में कियान अपनी पत्नी आर्या को देख रहा था, जो गहरी सोच में डूबी हुई भौहें सिकुड़े बैठी थी। उसने आर्या से उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वह सच में पूछना चाहता था कि उसे उस वर्मा लड़की चेन शी की मदद करके खुद को मुसीबत में डालने की क्या जरूरत थी। कियान के मन में उस चैन छू नाम की औरत के लिए रत्ती भर भी अच्छी राय नहीं थी, और न ही उसकी बहन ने उस पर कोई अच्छा प्रभाव छोड़ा था। उसके बड़े भाई के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद वह बस यही चाहता था कि वह अपने परिवार को इस मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकाले और कभी वापस न आए। उसने सोचा था कि श्राप खत्म होने के बाद वह और उसका परिवार आखिरकार उस वर्मा औरत के चंगुल से मुक्त हो गए हैं,
लेकिन किसने सोचा था कि जैसे ही उसका एक भाई उस औरत से पीछा छुड़ा पाएगा, दूसरा भाई वर्मा बहनों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाएगा। नो एंट्री साइन। जी हाँ, कियान को इस बात का पूरा यकीन था कि यह उन दोनों वर्मा बहनों द्वारा बिछाया गया एक सोची समझी साजिश या जाल था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चेनशी जैसी लड़की उसके भाई की जान बचाए, और वो भी इतनी निस्वार्थता से। वह इत्तेफाकों पर विश्वास नहीं करता था, खासकर उन पर जो उसे अजीब लगते थे। फायर, उसकी अंतरात्मा उसे बार बार कह रही थी कि यह अचानक हुआ इत्तेफाक ऋत्विक और उसके परिवार के सामने बुना गया एक जानबूझकर रचा गया षड्यंत्र है। मुखौटा वार्निंग साइन। कियान ने अपनी पत्नी के चेहरे पर छाई चिंता को देखा। उसका मन कर रहा था कि वह उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन जब उसने अपने साले साहब साक्षी का भाई को देखा, जो ठीक सामने बैठा चाय की चुस्कियां लेते हुए उस पर पैनी नजर रख रहा था, तो उसने अपना इरादा छोड़ दिया। उसने बस धीमी आवाज में अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम अभी भी वही सोच रही हो जो वर्मा परिवार के घर पर हुआ? चाय की प्याली आंखें। आर्या ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसे तभी से बुरा एहसास होने लगा था जब उसे पता चला कि चिन जैसी औरत उसके जेठ के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए उसने ऋत्विक के शरीर के अंदर चिपके श्राप को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन किसने सोचा था कि उसे चैन की सांस लेने का मौका भी नहीं मिलेगा और चेनशी ऋत्विक से चिपक जाएगी। सांप। भले ही ऋत्विक की एक मंगेतर निंगयू थी, लेकिन आज की घटना के बाद इस बात की पूरी संभावना थी कि उनकी सगाई खतरे में पड़ जाए। आखिर चिन को एक शादीशुदा आदमी से चिपकने में कोई शर्म नहीं थी, और ऋत्विक तो अभी कुंवारा ही था। भले ही निंगयू उसकी मंगेतर थी, लेकिन अभी उनकी सगाई की रस्म होनी बाकी थी। अंगूठी दिल टूटना। चेनशी द्वारा ऋत्विक को बचाने के नाटक के बाद मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में ऋत्विक और उसके बारे में अफवाहें फैलनी शुरू हो सकती थी। और जहां तक आर्या जानती थी, चेनशी अपनी बहन की तुलना में कहीं अधिक जिद्दी और जंगली स्वभाव की थी। अगर वह सच में ऋत्विक को अपने वश में करना चाहती थी और उससे इस एहसान का बदला मांगती तो। एंग्री लाउडस्पीकर। आर्या की आंखों में चिंता की चमक कौंधी। इस मामले को बहुत सावधानी से संभालने की जरूरत थी, वरना ऋत्विक को एहसान फरामोश कहा जाता। साथ ही चेनशी एक जानी मानी सार्वजनिक हस्ती पब्लिक फिगर थी, वो उनके परिवार को चिन से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। डाउनवर्ड ट्रेंड SOS। आर्या ने कुछ मिनटों तक विचार किया और फिर अपने पति की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम और तुम्हारे भाइयों पर अक्सर इस तरह के जीवों द्वारा हमला क्यों किया जाता है? क्वेश्चन मार्क। उसके सवाल पर कियान ने केवल भ्रम में अपना सिर हिला दिया। नो एंट्री साइन। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम लोग शाही सम्राटों और राजकुमारों की आभा इंपीरियल ऑरा के साथ पैदा हुए हो। शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन अगर तुम्हारे भाग्य का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ये जीवित और मृत दोनों को कई लाभ पहुंचा सकता है। मैं शोध कर रही थी और मुझे एक किताब में शाही लोगों के लिए मार्ग पाथवे फॉर द इंपीरियल वंस नाम की एक चीज मिली। आर्या ये जानना चाहती थी कि आखिर फू परिवार भूतों और राक्षसों से इतना प्रभावित क्यों है और ये जीव उनकी ओर इतने आकर्षित क्यों होते हैं। इसीलिए उसने अपने गुरु से उस किताब का डिजिटल वर्जन PDF भेजने को कहा था, जो भू परिवार की पुस्तकालय में गहराई में छिपी थी। ओपन बुक 1, जो उन्होंने आज सुबह ही भेजा था। आर्या ने अपना फोन निकाला और पन्ने पलटते हुए कियान को दिखाया। सेल फोन मैग्नीफाइंग ग्लास। जाहिर तौर पर जो लोग इस शाही आभा के साथ पैदा होते हैं, वे किसी भी गंभीर श्राप को तोड़ सकते हैं और किसी व्यक्ति के पापों तक को धुंधला कर सकते हैं। इसके लिए बस इन लोगों की यांग ऊर्जा या एनर्जी को पूरी तरह से सोखने की जरूरत होती है, आर्या ने अपने पति को बताया। कियान ने फोन की स्क्रीन पर लिखी इबारत को देखा और थूक निगलते हुए पूछा, और वे ये यांग ऊर्जा कैसे सोखते हैं? फेयरफुल बैटरी। आर्या ने उसकी ओर एक उलझन भरी नजरों से देखा और जवाब दिया, उस व्यक्ति के साथ निकट संपर्क क्लोज कॉन्टैक्ट बनाकर जो शाही सम्राट की आभा के साथ पैदा हुआ है। जोड़ा बवंडर। कितना निकट? कियान ने घबराते हुए पूछा। रश्ड फेस। जितना निकट कोई हो सकता है, शारीरिक संबंध तक। नो वन अंडर 18 फायर। ओह धत, छी। कियान ने अपना मुंह ढक लिया और उसे मितली आने लगी। उसे नहीं पता था कि वे वर्मा बहनें किस तरह की राक्षस थीं, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि वे इंसान भी नहीं थीं। और अपने भाइयों का उन चीजों के साथ इतने करीब होना, कियान ये सोचकर ही कांप गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आर्या ने उसके घबराने और उबकाए लेने पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बात जारी रखी, इससे ये साफ होता है कि वे दोनों वर्मा बहनें तुम्हारे भाइयों को क्यों चाहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके परलोक आफ्टरलाइफ की चाबी तुम्हारे भाइयों और यहाँ तक कि तुम्हारे हाथों में भी है। राक्षस।
अरे बिल्कुल नहीं। जब कियान ने सुना कि वे वर्मा बहनें उसके पीछे भी आ सकती हैं, तो उसने अपना सिर जोर से हिलाया और अपनी पत्नी की ओर घृणा से देखा। उन चीज़ों के करीब जाने से पहले मैं अपना अंग खुद ही काट दूंगा। मुझे उन बलाओं के करीब जाने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। लुक ऑफ ट्रायम्फ, नो एंट्री साइन। ठीक है, मुझे खुशी है कि तुम इतने वफादार हो, आर्या ने लापरवाही से उसकी तारीफ की। फिर उसने अपना फ़ोन बंद किया और गंभीर होते हुए अपनी बात जारी रखी। वैसे शायद तुमने अभी गौर न किया हो, लेकिन जब मैं उस वर्मा लड़की चेन शीट के करीब गई, तो उसमें से सड़े हुए इंसानी मांस की दुर्गंध आ रही थी और उसके जबड़े की बनावट पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक नुकीली और पैनी थी। वह लाश, कियान धीरे से बुदबुदाया, उसकी आंखें धीरे धीरे फैलती गईं। आर्या ने सिर हिलाते हुए पुष्टि की। पहली बार जब मैं चेन छू छू से टकराई थी, तो उसमें से भी बिल्कुल ऐसी ही गंध आ रही थी और वह सामान्य से बिल्कुल अलग दिख रही थी। हालांकि सब कहते हैं कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, पर मुझे लगता है कि यह सब बकवास है। उस औरत के चेहरे पर कहीं भी ऐसे निशान नहीं है जिससे कहा जा सके कि वह चाकू के नीचे गई है, और यही बात चेनशी के लिए भी सच है। नो एंट्री साइन सुई। कियान को बोलने का मौका दिए बिना आर्या ने आगे विस्तार से बताया, और यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आज ही हमें वह क्षत विक्षत लाश मिली और आज सुबह ही चेनशी पर भी हमला हुआ। ये कल रात की घटना से ध्यान भटकाने की एक सोची समझी साजिश लगती है। आखिर चेनशी पर आज ही हमला क्यों हुआ, और हमें वह लाश आज ही क्यों मिली? उस औरत की जॉ लाइन अचानक इतनी नुकीली कैसे हो गई, जबकि जो लाश मिली थी उसका तो पूरा जबड़ा ही गायब था। और मुझे नहीं लगता कि ये बहनें ऐसा सिर्फ खूबसूरती के लिए कर रही हैं, वह तो बस एक अतिरिक्त फायदा है। क्योंकि लाशों के शारीरिक अंगों के अलावा हर बार उनके शरीर के अंदरूनी अंग भी गायब मिलते हैं। मुझे डर है कि ये दोनों कुछ बहुत ही भयानक और गहरा छिपा रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से दूर जंगल में एक रक्त वृक्ष, ब्लड ट्री भी छिपा हुआ है। झड़ता वृक्ष, खोपड़ी, रक्त वृक्ष। कियान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और पूछा, दुनिया में ऐसी चीज क्या होती है? अस्टोनिश्ड फेस क्वेश्चन मार्क। आर्या ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपनी गोद में रखे अपने हाथों की ओर देखने लगी। यह एक ऐसा पेड़ है जिसे राक्षसों द्वारा पाला जाता है और इंसानों के खून और आत्माओं से सींचा जाता है। कहा जाता है कि जिस पेड़ की सिंचाई के लिए आत्माओं की कटाई की जाती है, वे आत्माएं कभी पुनर्जन्म नहीं ले सकती। ये रक्त वृक्ष 3001 इंसानी आत्माओं के उपभोग के बाद हर साल केवल एक ही फल देता है। और वह फल जो इस पर उगता है, मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मैंने पढ़ा है कि यह पेड़ उन आत्माओं के अंदर की हर बुरी और गंदी चीज को निगल लेता है जिनकी यह फसल काटता है। एक बार जब इस पर फल आ जाता है, तो समझ लो कि वह एक ऐसा जहर है जो न केवल इंसान को मार सकता है, बल्कि उस इंसान की आत्मा को किसी बहुत अधिक राक्षसी और दुष्ट चीज से बदल सकता है। लाल सेब, छोटा सा भूत, अमावस्या। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, कियान की आंखों में गहरी चिंता छा गई। उसने पूछा कि क्या आर्या उस पेड़ से निपट सकती है, लेकिन आर्या ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। केवल तभी जब इसे लगाने वाले राक्षस मरेंगे, वह पेड़ भी खत्म हो जाएगा। अगर मैं उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे डर है कि मैं उस सारी बुराई को आज़ाद कर दूंगी जो उसने उन कटी हुई आत्माओं से सोखी है। नो एंट्री साइन, झड़ता वृक्ष। जैसे ही कियान ये पूछने वाला था कि क्या उस पेड़ का वर्मा बहनों से कोई संबंध है, तभी दरवाजा अचानक खुला और ओल्ड मिसेस यान, दादी, अपने दूसरे बेटे और बहू के साथ वापस आ गईं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने हाथ में पकड़े किराने का सामान भी नीचे नहीं रखा और सीधे कियान से कहा, मैंने सुना कि क्या हुआ कियान? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चेनशी ठीक है या नहीं, लेकिन तुम्हें अपने भाई ऋत्विक को उससे दूर रखना होगा। मैं तुम्हारी दादी हूँ और मैं तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगी जिससे तुम्हें कष्ट हो। वह चिन और उसकी बहन साधारण औरतें नहीं हैं। वह अपनी बहन से भी कहीं ज्यादा शातिर है। मुमकिन है कि इस पूरे कांड की योजना उसी ने बनाई हो। बूढ़ी औरत, वार्निंग साइन, फायर। जब यान न्यू ने अपनी माँ की बातें सुनी, तो उनके होंठ फड़फड़ाए। सच तो यह है कि उन्हें भी इस बात पर यकीन था, लेकिन हर कोई कह रहा था कि चेनशी बुखार से तप रही थी। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण ऑडिशन सफल हुआ था, लेकिन अब इस हालत की वजह से वह शूटिंग पर नहीं जा पाएगी। इन बातों ने उनके संदेह को दूर कर दिया था। आखिर कौन खुद को जानबूझकर मुसीबत में डालेगा? क्लैपबोर्ड क्वेश्चन मार्क। उन्होंने अपनी माँ से यही बात कही, जिस पर दादी ने नाक सिकुड़ी और कड़ाई से कहा, बेशक वही जो भविष्य के बड़े फायदों के लिए खुद के प्रति क्रूर हो सकती है।
तुम्हें क्या लगता है कि वह स्वार्थी लड़की जिसने तुम्हारे हिस्से की मिठाइयाँ छीन ली और तुम्हें ही चोर बना दिया, वह किसी और के लिए अपनी जान दे देगी? नामुमकिन। लाल सेब रनिंग डैश। लेकिन उसने ऋत्विक की जान बचाई है, माँ। मामला चाहे जो भी हो, हमें अब उसके प्रति बेहतर व्यवहार दिखाना होगा। अब से आप उसे देखते ही नाक नहीं सिकुड़ सकती। ऐसा किसने कहा? मैं जिस पर चाहूंगी उस पर नाक सिकुड़ूंगी और तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं होते। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो। ओल्ड मिसेस यान वाकई गुस्से में थी। उन्हें चिन चिन कभी पसंद नहीं थी, लेकिन वह उसकी छोटी बहन से और भी ज्यादा नफरत करती थी। कम से कम चिन चिन को पता था कि अभिनय कैसे करना है, लेकिन छोटी वाली तो पूरी तरह स्वार्थी थी और उसमें रत्ती भर भी चरित्र नहीं था। लुक ऑफ ट्रायम्फ फायर। क्या उनके बेटों को लगता था कि उन्हें नहीं पता कि उस चेंशी के मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में कितने बॉय टॉयज थे? वह इतने छोटे कपड़े पहनती थी जैसे वह अभी भी 18 साल की हो और यहाँ वहाँ घूमते हुए लगभग हर आदमी को देखकर मुस्कुराती थी। पोशाक सांप। ऐसी औरत भला अच्छी इंसान कैसे हो सकती है? उन्होंने यान नियू को डांटना जारी रखा और यहाँ तक कि कियान को भी लपेटे में ले लिया। वह तभी रुकी जब दोनों पुरुषों ने शपथ ली कि वे उन दोनों वर्मा बहनों के समर्थन में एक शब्द भी नहीं कहेंगे। फोल्डेड हैंड्स। जब वे इस बारे में बात कर रहे थे, तभी साक्षी के पिता सॉन्ग डांग मिंग लिविंग रूम में आए और कियान की ओर एक नजर डाली। कियान का चेहरा उसी पल उतर गया जब उसे लगा कि उसे एक बार फिर निवास से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन तभी उसने अपने ससुर को कहते सुना, आर्या, तुम आज रात फू परिवार के साथ जाकर रुक सकती हो। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं उन्हें अकेला छोड़ने में सहज महसूस नहीं कर रहा हूँ। घर। कियान का चेहरा एकदम से बदल गया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। क्या ये वही मंजूरी थी जिसका वह इंतजार कर रहा था? लेकिन इससे पहले कि वह मुस्कुरा पाता, उसने अपने ससुर को आगे कहते सुना, अपने भाई साक्षी का भाई और भाभी ली विनय को भी अपने साथ ले जाओ। तुम अपनी भाभी के साथ सो सकती हो, जबकि कियान अपने साले साहब के साथ सोएगा। चाहे कुछ भी हो, ये सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है। आदमी और औरत नो एंट्री साइन। कियान का मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत लटक गया। जहां उसे अपनी पत्नी के करीब होने की उम्मीद थी, वहां उसे अपने साले के साथ कमरा साझा करने का फरमान सुना दिया गया था। टायर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड, दिल टूटना। कियान की खुशी जितनी तेजी से आई थी, उतनी ही तेजी से काफूर हो गई। उसने अपने साले साहब साक्षी का भाई की ओर देखा, जो खुद भी बेहद गुस्से में उसे घूर रहा था, लेकिन फिर भी अपने पिता के फैसले को मानने के लिए मजबूर था। कियान समझ गया था कि आज की रात उसके लिए कतई आसान नहीं होने वाली। वह तो बस अपनी पत्नी के साथ थोड़ा वक्त बिताकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आखिर यह सब इतना मुश्किल क्यों था? टायर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड, दिल टूटना। लिहाजा भले ही साक्षी का भाई और कियान एक ही बिस्तर पर सोने के नाम से ही नफरत कर रहे थे, फिर भी नहाने और कपड़े बदलने के बाद वे बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो गए। कियान तो शांति से अपनी करवट लेकर लेटा हुआ था, लेकिन उसका साला साहब बहुत व्यस्त था। वह लगातार उन दोनों के बीच तकियों और कंबलों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इतना शोर शराबा सुनकर कियान ने चिढ़कर उसकी ओर देखा और पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? किसी ने मुझसे एक बार कहा था कि मैं अपनी बहन आर्या जैसा दिखता हूँ, साक्षी के भाई ने जवाब दिया। कियान ने अपने साले को देखा और उसका मन हुआ कि पूछे कि वह कौन अंधा था जिसने इस घनी भौं और सख्त जबड़े वाले इंसान को आर्या जैसा सुंदर कह दिया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, उसके साले ने डरी हुई आवाज में आगे कहा, मुझे डर है कि तुम मुझ पर हमला कर दोगे क्योंकि तुम आजकल जोश से भरे हुए हो। कहीं तुम अपनी वासना के चक्कर में मुझे आर्या समझकर कुछ कर न बैठो। चूंकि तुम्हारे पास तो चरित्र जैसी कोई चीज है नहीं, इसलिए मुझे अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए सुरक्षा घेरा बनाना होगा। फ्लश, नो एंट्री साइन। अपनी बात पूरी करने के बाद साक्षी के भाई ने कियान की ओर पीठ कर ली। कियान उसे अवाक होकर देखता रह गया और मन ही मन दुआ करने लगा कि काश वह इस आदमी को बिस्तर से लात मारकर बाहर निकाल पाता। उसे अपनी पत्नी समझने की बात सवाल ही पैदा नहीं होता। लुक ऑफ ट्रायम्फ पर चिन्ह हंसिया चांद। दूसरी ओर आर्या को अपनी भाभी की विनय के साथ कोई परेशानी नहीं हो रही थी, जो बिस्तर पर लेते ही सो गई थी। लेकिन चिन चिन और चेन शी की वजह से आर्या की आंखों से नींद गायब थी। वह ये समझना चाहती थी कि ये दोनों बहनें इतनी आसानी से युवतियों को अपना शिकार कैसे बना रही थी। क्या यह उस अनाथालय एडॉप्शन सेंटर से जुड़ा था? अगर ऐसा था, तो उन्हें इतनी आसानी से लड़कियां कैसे मिल रही थी? कानून एक ही व्यक्ति को इतनी सारी गोद लेने की अनुमति नहीं देता,
और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन लड़कियों की खैर खबर लेने कभी कोई क्यों नहीं आता था। मैग्नीफाइंग ग्लास क्लिपबोर्ड। उसने अपना फ़ोन उठाया और ऋत्विक को मैसेज किया कि वह आज मरने वाली उस युवती की पहचान के बारे में पता लगाए। साथ ही उसने ऋत्विक से कहा कि वह अपनी मां से उस अनाथालय के बारे में पूछे जहां से चिन और चेंशी लड़कियां गोद लेती थीं। कम से कम इस तरह वह उन दोनों के गहरे राज के एक कदम और करीब पहुंच पाएगी। सेलफोन पर चिन्ह बल्ब। पूरी रात न सो पाने के कारण सुबह के वक्त उसकी आंखें थोड़ी लगी ही थीं कि अचानक उसे अपने पति की जोरदार चीख सुनाई दी। वह झटके से बिस्तर से उछल पड़ी। फेयरफुल फेस। वह तुरंत कमरे से बाहर भागी, जबकि लिवेनई भी उसके पीछे पीछे आई। आर्या को लगा कि किसी चीज ने कियान पर हमला कर दिया है, जबकि लिवेनई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वे दोनों कमरे के अंदर पहुंची, जहां ऋत्विक दरवाजे पर खड़ा सौम्या की आंखें ढक रहा था। ये देखकर आर्या की भौहें तन गईं, लेकिन जब उसने बिस्तर का नजारा देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। Astonished face don't know one under 18। बिस्तर पर उसका भाई साक्षी का भाई उसके पति के ऊपर चढ़ा हुआ था और पागलों की तरह कियान को चूमे जा रहा था, जबकि कियान ऐसे चीख रहा था जैसे कोई उसका गला घूंट रहा हो। चुंबन का चिन्ह फेयरफुल फेस। मैं मर जाऊंगा, मैं सचमुच मर जाऊंगा, इसे रोको, कियान चिल्लाया। लिवेनई ने तुरंत अपने नींद में डूबे पति को उसके साले के ऊपर से घसीटा और एक शर्मिंदा मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए जीजाजी। लिंग्यान साक्षी का भाई कभी कभी नींद में अचानक उठ जाता है और वह शर्म से लाल हो गई और उसने अभी भी सो रहे अपने पति के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ा। साक्षी का भाई थोड़ा बुदबुदाया लेकिन फिर भी सोता रहा। लिवेनई ने लाचारी से अपने पति को देखा और कहा, खैर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत माफी चाहती हूँ। पेंसिव फेस क्रोध। माफी, सिर्फ माफी। दूसरी ओर कियान इस अपमान को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह उस झटके को शब्दों में बयां नहीं कर सकता था जो उसे तब लगा जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसका चेहरा चाट रहा है। पहले उसे लगा कि उसकी पत्नी है, लेकिन जब आंखें खोली तो सामने अपने साले का चेहरा देख उसके होश उड़ गए, जो किसी कुत्ते की तरह उसका चेहरा लार से भिगो रहा था। कुत्ता, क्या कहा था उसने कि वह उसे आर्या समझकर उसका फायदा उठाएगा। यह फायदा कौन किसका उठा रहा था? लुक ऑफ ट्रायम्फ फायर। माफी, इसने कम से कम 30 से 40। कियान गुस्से में छटपटाया और घृणा से अपना चेहरा पोंछने लगा जो लार से भरा हुआ था। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैंने अपने होठों को तुम्हारे इस अति उत्साही पति से कैसे बचाया है। मुझे अपने मानसिक आघात मेंटल ट्रॉमा के लिए मुआवजा चाहिए, और मुआवजे के तौर पर मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। लुक ऑफ ट्रायम्फ। दिल टूटना। चूंकि उसे एक आदमी ने चूम लिया था, इसलिए उसे अपनी पत्नी के साथ की सख्त जरूरत थी ताकि वह इस सदमे से बाहर निकल सके, वरना मैं सबको बता दूंगा कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की और मुझे गलत तरीके से छुआ। इसने मेरे। कियान आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही आर्या ने उसका मुंह हाथ से दबा दिया और अपना माथा पकड़ लिया। क्या पाप था उसके पति के साथ उसके ही नींद में चलने वाले भाई ने छेड़छाड़ कर दी थी। वह कल्पना कर सकती थी कि जब उसका भाई सोकर उठेगा तो उसकी क्या हालत होगी। लिवेनई भी बहुत शर्मिंदा थी। उसने अपने पति से कहा था कि वह बीच में तकियों की दीवार बना ले, पर किसने सोचा था कि उसका पति उस दीवार को तोड़कर अपने साले को 30-40 पप्पियां दे डालेगा। शुक्र है कि कियान की नींद खुल गई और उसे एहसास हो गया कि उसकी पत्नी उसके बगल में नहीं है, वरना अगर गलती से भी दोनों के होंठ मिल जाते तो न जाने कौन छत से कूद जाता। कार्यालय की इमारत खोपड़ी। फू निवास की सुबह वाकई बहुत दिलचस्प रही। ओल्ड मिस्टर फू, जो सबसे पहले साक्षी के भाई और कियान के उस अजीबोगरीब नज़ारे के गवाह बने थे, अभी भी उस दृश्य को भूलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने देखा उसे बस एक बुरा सपना मानकर भूल जाएं या फिर अपने समधी से इसके लिए मुआवजे की मांग करें। आखिर उनके पोते के साथ सुबह सुबह काफी छेड़छाड़ जो हुई थी। बूढ़ा आदमी। दूसरी ओर फू परिवार के तीनों भाई बहन अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय बिता रहे थे। वे अपने दूसरे भाई कियान को देख देख कर ठहाके लगा रहे थे, जो सुबह से अपना चेहरा धो रहा था पर अभी भी उस चिपचिपे एहसास से छुटकारा नहीं पा सका था। शाओ, चुप हो जाओ तुम सब। कियान, जो वॉशरूम से बाहर निकला था और जिसके पीछे आर्या उसे पुचकारते हुए आ रही थी, उसने अपना गीला तौलिया उन तीनों भाई बहनों की ओर फेंक दिया जो हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। वह वाकई इतना शर्मिंदा था कि यह स्वीकार भी नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि उसे अपनी पत्नी वापस मिल गई थी, लेकिन किस कीमत पर? वह अपने ही परिवार में मजाक बनकर रह गया था और उसके दादाजी अभी भी ऐसे ब्लीच
की मांग कर रहे थे जो उनकी आंखों को जलाए बिना उस दृश्य को यादों से मिटा सके। लुक ऑफ ट्रायम्फ। बेशक मैं चुप होना चाहता हूं, पर वह नज़ारा ही इतना हिस्टेरिकल, पागल कर देने वाला था। ऋत्विक ने अपनी कमर पर हाथ रखकर और मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये देख कियान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कड़क कर बोला, उतना मज़ेदार नहीं था जितना तुम्हारा उस जेंगीस जैसी औरत से शादी करने से रोकने पर दूसरी मंजिल से कूद जाना था। एंग्री कार्यालय की इमारत। कियान ने ऋत्विक को उसका काला इतिहास याद दिला दिया, जिससे वह बेचारा मजाक उड़ाने के बजाय अब शर्मिंदगी से खुद ही हिचकी लेने लगा। अपने सबसे छोटे भाई को ठिकाने लगाने के बाद कियान अपने बड़े भाई फू शूचान की ओर मुड़ा और बोला, उस औरत ने तुम्हारा तमाशा बना दिया और अब तुम मम्मी द फिफ्थ लग रहे हो। एक बुरी तरह बिगड़े हुए मोम के पुतले जैसा दिखने की तुलना में मेरे साथ जो हुआ वह बहुत छोटी बात है। मैं उस पर नहीं हंसूंगा। कम से कम मैं बेहतर हूं कि अपना चेहरा तो धो सकता हूं। स्मर्क। फू शूचान की मुस्कान वहीं जम गई, लेकिन कियान यहीं नहीं रुका। वह सौम्या की ओर मुड़ा और अपना मुंह खोलने ही वाला था कि सौम्या ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और कियान को एक ताबीज टैबलेट थमाते हुए कहा, मैं मंदिर गई थी और मैंने आपके लिए एक भतीजी की प्रार्थना की है मंजली भैया। मैं आपके और मंजली भाभी के सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हूँ, इसलिए कृपया मुझे बख्श दें। फोल्डेड हैंड्स, बच्चा चमकता दिल। अपनी बहन की बात सुनकर कियान ने सुनहरे पेंडेंट वाला वह लाल ताबीज हाथ में लिया और नाक सिकोड़ते हुए बोला, ठीक है, सिर्फ अपनी होने वाली बेटी की खातिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रिलीव्ड फेस, लाल ताबीज। आर्या, मैंने कब हाँ की? फ्लश्ड। फू शूचांग ने अपना गला साफ किया और आर्या की ओर मुड़कर गंभीर होते हुए कहा, मैंने ऋत्विक से सुना है कि तुम उस अनाथालय की जांच करना चाहती हो जहां चिन अक्सर जाती है। क्लिपबोर्ड। ये देख कि अब वे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे हैं, आर्या ने बेटी पैदा करने के विचार को दिमाग से झटक दिया और सिर हिलाते हुए जवाब दिया, सही कहा। मैं उस अनाथालय जाने के बारे में सोच रही हूँ। उस जगह की ऊर्जा में कुछ बहुत अजीब है और इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे वहाँ की स्थिति खुद देखनी चाहिए। कार्यालय की इमारत। अमावस्या। फू शूचांग ने अपने होंठ भींचे और फिर कियान की ओर देखकर बोला, मुझे लगता है कि हमें यहाँ दादाजी की थोड़ी मदद मांगनी चाहिए। उनके पास अभी भी इमैक्युलेट को कमान देने का अधिकार है। अब जब स्थिति इतनी पेचीदा है तो निश्चित रूप से वो उन सैनिकों को आदेश दे सकते हैं। आर्या ने इमैक्युलेट के बारे में सुना था। यह एक आधिकारिक समूह था जिसे ओल्ड मिस्टर फू ने अपनी जवानी में खुद प्रशिक्षित किया था। इस बल में केवल 20 पुरुष और महिलाएं थे, लेकिन वे सभी इतने कुशल थे कि कहा जाता था कि उनमें से कुछ तो सिर्फ एक कंकर से इंसान की जान ले सकते थे। लेकिन उनका अधिकार केवल ओल्ड मिस्टर फू के हाथ में था, जो उन प्रशिक्षित सैनिकों को तब तक बाहर नहीं निकालते थे जब तक कि बहुत जरूरी न हो। जब कियान दूसरे देशों में काम कर रहा था, तब इमैक्युलेट एसोसिएशन के बॉडीगार्ड्स ने कई बार उसकी जान बचाई थी। बुलेस आए। वे फू परिवार के एस गार्ड्स थे और उन्हें उस स्थिति के लिए तैयार किया गया था जब फू परिवार पतन की ओर हो। पिछली बार फू शूचांग ने उन्हें तब देखा था जब वह छोटा था और उसके माता पिता की एक बाहरी हमले में हत्या कर दी गई थी। तब वह नहीं समझ पाया था कि इमैक्युलेट उसके माता पिता को बचाने में कैसे विफल रहे, लेकिन अब जब वह जानता था कि उसके चाचा का काला जादू करने वालों से संबंध था, तो उसे समझ आ गया कि वह हमला कैसे हुआ था। अमावस्या। उस समय जब कियान तुरंत स्थिति पर नियंत्रण नहीं पा सका था, इमैक्युलेट ने परिवार की स्थिति को संभाले रखा था। हालांकि वे योद्धा थे न कि व्यवसाय, इसलिए व्यापार में वे विफल रहे, लेकिन उन्होंने फू परिवार को गिरने नहीं दिया। उसके बाद से शूचांग ने उन्हें कभी नहीं देखा था। डाउनवर्ड ट्रेंड। ये सुनकर कियान थोड़ा हिचकिचाया। वह जानता था कि दादाजी ने कभी भी व्यक्तिगत कारणों से इमैक्युलेट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस बार, इससे पहले कि वह कुछ कहता, आर्या ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्या? मैं बस उस अनाथालय जा सकती हूँ और सब कुछ खुद संभाल सकती हूँ, है ना? 1. यह इतना आसान नहीं है। फू शूचांग ने भी एक बार चिन के रहस्यों को सुझाने की कोशिश की थी, इसलिए वह जानता था कि अनाथालय के अंदर घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वह एक अनाथालय है, लेकिन असल में वह एक ऊंचे काले टॉवर के अंदर बना है जो कभी जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर जंगल की ढलान के किनारे स्थित है। हालांकि वह जगह दिखने में बहुत खूबसूरत और शांत लगती है, यहाँ तक कि वहाँ पली बड़ी लड़कियाँ भी यही कहती हैं, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो उस जगह में कुछ बहुत ही गलत ऑफ है। टोक्यो टावर सदाबहार वृक्ष।
उसकी आंखें काली पड़ गईं, जैसे उसे सालों पहले देखी वह जगह याद आ रही हो। उसने अपनी आंखें बंद की और कांपते हुए बोला, भले ही वे लड़कियां कहती हैं कि वे खुश हैं, मुझे डर है कि वे उतनी ही खुश हैं जितने वे सुअर, जिन्हें ठीक समय पर वध स्लॉटर करने के लिए पाला जाता है। अगर तुम इमैकुलेट से किसी को साथ नहीं ले जाती हो, तो मुझे डर है कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उस जगह के अंदर क्या है। मैंने एक बार एक लड़की को उस जगह की सच्चाई जानने के लिए भेजा था। सुअर कुकिंग नाइफ। और फिर क्या हुआ? आर्या ने पूछा, हालांकि उसे अंदाजा था कि क्या हुआ होगा। और निश्चित रूप से उसने अपने जेठ को एक पछतावे भरी मुस्कान के साथ कहते सुना, मैंने उस छोटी बच्ची को फिर कभी नहीं देखा। अमावस्या। जेठ फू शूचान की उस खौफनाक चेतावनी के बाद आर्या ने उस अनाथालय को हल्के में लेने की हिम्मत तो नहीं की, लेकिन फिर भी उसके मन में ये संशय था कि क्या उस जगह के लिए इमैक्युलेट जैसी विशिष्ट टीम के दिग्गजों को बुलाना वाकई जरूरी है। हालांकि उसकी सारी हिचकिचाहट तब धरी की धरी रह गई जब उसके पति कियान ने उसे एक राज बताया। उसने बताया कि उस टीम में एक ऐसी महिला योद्धा है जो दिखने में बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी लगती है, इतनी कम उम्र की कि कोई भी उसे स्कूल जाने वाली छात्रा समझ ले। असल में वह एक असफल म्यूटेशन परिवर्तन प्रयोग का हिस्सा थी, जिससे वह बीच में ही भाग निकली और बाद में इमैकुलेट टीम में शामिल हो गई। लड़की। जब आर्या को पता चला कि टीम में ऐसी एक अनोखी महिला है, तो उसने अपने सारे विरोध वापस ले लिए। अगर मामला ऐसा था, तो उस महिला को अनाथालय ले जाना सबसे सही था। उसकी मासूम शक्ल की आड़ में वे आसानी से पता लगा सकते थे कि उस काली इमारत के अंदर आखिर चल क्या रहा है। बल्ब। ये देखकर कि उसकी पत्नी को अब कोई आपत्ति नहीं है, कियान तुरंत अपने दादाजी ओल्ड मिस्टर फू के पास पहुंचा और इमैकुलेट टीम का नेतृत्व करने का अधिकार मांगा। ओल्ड मिस्टर फू को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं था। आखिर अब कियान फू परिवार का मुखिया पेट्रियार्क था और यह अधिकार उसी का था। उन्होंने बड़ी बेफिक्री से वह शाही मुहर सीव कियान की ओर उछाल दी, जिसका उपयोग इमैकुलेट के योद्धाओं को आदेश देने के लिए किया जाता था, और खुद पिछले आंगन में ठंडी हवा का आनंद लेते हुए पौधों को पानी देने में व्यस्त हो गए। बूढ़ा आदमी जड़ी बूटी ठंडा पसीना। क्या ये सब ठीक रहेगा? पुराने वफादार नौकर मिस्टर वर्मा बटवे ने चिंता भरे स्वर में पूछा। इमैकुलेट का अधिकार सौंपकर ओल्ड मिस्टर फू ने फू परिवार में अपने शासन का औपचारिक अंत कर दिया था। अगर उनके पोते भविष्य में उनके खिलाफ हो जाएं, तो बूढ़े मालिक के पास पीछे हटने या मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हालांकि उन्हें अपने पोतों पर भरोसा था, लेकिन मानव हृदय मांस और रक्त का बना होता है, और उसकी फितरत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ? नौजवानों के अपने विचार और अपनी योजनाएं होती हैं। ओल्ड मिस्टर फू ने उस फूल की ओर देखते हुए जवाब दिया जो खिल तो चुका था लेकिन अभी भी पास के पुराने पेड़ की छाया पर निर्भर था। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों से फूल के निचले हिस्से को सहारा दिया और कहा, हम जैसे बुजुर्गों को सही समय आने पर किनारे हट जाना चाहिए और बस ऐसे समय में पीछे से उनकी रक्षा करनी चाहिए। उनकी आंखों में कल रात अपने संदिग्ध साक्षी के पिता और मित्र के साथ हुई चर्चा की चमक कौंधी। चूंकि उन वर्मा बहनों को हराने के लिए इमैकुलेट की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने सत्ता की चाबी अपने पोतों को सौंपना ही बेहतर समझा, ताकि वे उन दो शातिर औरतों के अचानक हमले का सामना कर सकें। बूढ़ा आदमी चेरी ब्लॉसम। कियान ने बिना समय बर्बाद किए इमैकुलेट टीम को लामबंद मोबिलाइज कर दिया। ऋत्विक कियान वो पहले अपने आदमियों के साथ उनके पीछे जाना चाहता था, क्योंकि उसे भी आभास हो गया था कि उस वर्मा औरत के साथ कुछ बहुत भयानक जुड़ा है। लेकिन जैसे ही उसने दहाड़ते हुए बाघ के चिन्ह रोरिंग टाइगर सिंबल वाली 3 गाड़ियां उनके सामने रुकती देखी, उसने तुरंत अपने शब्द निगल लिए। ऋत्विक लंबे समय से मिलिट्री में था और वह फू परिवार की इस रहस्यमयी इमैकुलेट टीम के बारे में अच्छी तरह जानता था। ये टीम सेना और फू परिवार के बीच एक विशेष समझौते के तहत काम करती थी। माना जाता था कि अगर कोई समस्या सेना की शक्ति से बाहर हो जाए, तो वे फू परिवार द्वारा तैयार किए गए इन योद्धाओं की मदद ले सकते हैं। बाघ ऑनकमिंग पुलिस का। कियान ने ऋत्विक की ओर देखा और पूछा, क्या तुम अभी भी हमारे साथ आना चाहते हो? ये सुनकर ऋत्विक इतना दंग था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। जब दुनिया के सबसे खतरनाक और कुशल योद्धा इमैकुलेट उनके साथ थे, तो क्या उसे पीछे आने की जरूरत थी? उसकी टीम के अन्य सदस्यों के मन में भी यही विचार आया। जब तक कोई दूसरी दुनिया का प्राणी उन्हें अगवा न कर ले, तब तक इन योद्धाओं की मौजूदगी में वे पूरी तरह सुरक्षित थे। अस्टोनिश्ड फेस 1। गाड़ियों से इमैकुलेट टीम के सदस्य एक एक करके बाहर निकले। ओल्ड मिस्टर फू की जगह कियान को देखकर वे थोड़े हैरान हुए, लेकिन फू परिवार में हुए बदलावों से वाकिफ होने के कारण उन्होंने तुरंत अपनी हैरानी छिपाई और अपने नए मालिक का अभिवादन किया। इमैकुलेट टीम के
वर्तमान लीडर काओले ने आगे बढ़कर कियान का स्वागत किया, जबकि बाकी टीम उनके पीछे खड़ी हो गई। हालांकि पीछे टीम के बीच दबी जबान में चर्चा शुरू हो गई थी। अर्धमूर्तियां, क्या ये मंझले मालिक हैं या बड़े मालिक? और उनके बगल में निश्चित रूप से हमारी भाभी माँ, सिस्टर इन लॉ होंगी, है ना? काओले ने मुड़कर अपनी टीम को घूरा। वह इस बात से थोड़ा चिढ़ा हुआ था कि वे मालिक के सामने ही गपशप कर रहे थे। लीडर की तीखी नजर पड़ते ही सब शांत हो गए। नो एंट्री साइन। मालिक कियान, क्या हम अब निकलें? काओले ने पूछा। निकलते हैं, लेकिन उससे पहले। कियान ने समूह में चारों ओर देखा, लेकिन जब उसे वह चेहरा नहीं मिला जिसकी वह तलाश कर रहा था, तो उसने आंखें सिकुड़कर पूछा, क्या तन यू तुम लोगों के साथ है? क्वेश्चन मार्क। तुरंत ही पुरुषों और महिलाओं का समूह दो हिस्सों में बंट गया और बीच से एक बहुत ही छोटी कद काठी की युवती बाहर निकली। वह बिल्कुल मिडिल स्कूल की छात्रा जैसी लग रही थी। उसने काले रंग का गॉथिक गाउन पहना था, सिर पर एक तरफ झुकी हुई छोटी टोपी थी और उसकी बाईं आंख एक महीन पर्दे वेल्ट से ढकी हुई थी। वह आगे बढ़ी, कियान की ओर देखा और सम्मान में झुककर अभिवादन किया। मंझले मालिक, तानयू आपकी सेवा में हाजिर है। लड़की ऐप। अभिवादन करने के बाद उसने आर्या के सामने भी सिर झुकाया और फिर सीधी खड़ी हो गई। उसे देखकर कियान मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, बहुत समय हो गया, है ना तानयू? उस छोटी सी महिला ने कुछ नहीं कहा, वह बस अपनी रहस्यमयी काली आंखों को झपकाते हुए खाली चेहरे ब्लैंक फेस से उसे देखती रही। लड़की अमावस्या 1। कियान ने पूरी टीम को समझा दिया कि वे कहाँ जा रहे हैं, जबकि आर्या ने कार के अंदर बैठे इमैकुलेट टीम के हर सदस्य को मध्यम श्रेणी के ताबीज टालिस्मन्स थमा दिए। इससे पहले उसने ऋत्विक और उसकी टीम को भी ये ताबीज दिए थे, जो अपनी भाभी की शक्ति देख चुके थे और इन्हें पाकर बेहद खुश थे। लेकिन इमैकुलेट टीम के योद्धा, जो खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाका मानते थे, अपनी भाभी का ये तोहफा देखकर अपने होठों की फड़कें नहीं रोक पाए। वे सब कियान की ओर देखने लगे, जो खुद शांति से एक ताबीज थामे बैठा था। अंत में उन्होंने चुपचाप उन कागजों को जेब में रख लिया। आखिर जब उनके बॉस ने ही कुछ नहीं कहा, तो वे ताबीज मिलने के बाद कुछ बोलने की हिम्मत कैसे करते? स्क्रॉल। लेकिन फिर भी काओले और बाकी सदस्य इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि नए मालिकों से मिलते ही उनका स्वागत इन पीले कागजों से होगा। तानयू, लिनफो और पैनवेई सहित कई अन्य योद्धा उन पीले ताबीजों को अपने हाथों में लेकर सुन्न रह गए। उन्हें अपने बॉस की हालत पर तरस आ रहा था। अभी कुछ देर पहले वे सोच रहे थे कि उनके बॉस कितने खुशकिस्मत हैं जिन्हें इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है, और वे अपनी नई भाभी की चापलूसी करने की योजना बना रहे थे। पर अब जब उन्हें ऐसा रोमांचक उपहार मिला, तो उनके पास शब्द नहीं थे और वे केवल अवाक होकर अपनी सीटों पर बैठे रहे। स्पीचलेस नो माउथ फेस सीट। काओले इमैकुलेट टीम का लीडर था जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ये कद्दावर आदमी भी समझ नहीं पा रहा था कि इन ताबीजों का क्या करे। क्या वह इन्हें बाहर फेंक दे? क्या वह इन्हें संभाल कर रखे या बस इसे एक मजाक समझकर दूसरों के साथ हंसने लगे? पर जब उसने देखा कि कोई और नहीं हंस रहा है, तो वह केवल कियान की ओर मुड़ा और एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, यह एक दिलचस्प उपहार है मालिक। काओले ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पल में क्या कहे। अंत में वह अपनी उस इच्छा को दबाते हुए केवल यही शब्द कह पाया कि वह कियान से पूछे कि आखिर किसने उसकी पत्नी का ब्रेन वॉश किया है और उसे अंधविश्वास की दुनिया में धकेल दिया है? क्वेश्चन मार्क। कियान अच्छी तरह जानता था कि काओले की नज़रों का क्या मतलब है और उसे एहसास हो गया कि यह टीम उसकी पत्नी को नीचा दिखा रही है। तो वह चुप कैसे रह सकता था? उन विशिष्ट योद्धाओं एलीट्स की ओर देखते हुए जिन्हें यह नहीं पता था कि उनके भले के लिए क्या अच्छा है, कियान ने अपनी आंखें सिकुड़ी और हाथ आगे बढ़ाते हुए कड़ाई से कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि ये बेकार हैं? तो फिर तुम ये सब मुझे दे सकते हो और मैं इन्हें तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगा। पर याद रखना, अगर तुम कभी ऐसी मुसीबत में फंसे जहां तुम्हें इनकी जरूरत पड़ी, तो मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। लुक ऑफ ट्रायम्फ फायर नो एंट्री साइन। इमैकुलेट टीम के सदस्य वाकई वे ताबीज कियान को वापस करना चाहते थे, पर किसने सोचा था कि तानयू उन कागजों को अपनी जेब में ठूंस लेगी। जब बाकी सब उसे घूरने लगे, तो उसने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, क्या? कागज के कुछ टुकड़ों को साथ रखने में कोई बुराई नहीं है। लड़की स्क्रॉल। तानयू वह लड़की थी जो उस लैब से भागकर निकली थी जहां उसने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। उस समय जीवित रहने के लिए जो कुछ भी उसे मिलता था वह उसे उठा लेती थी, चाहे वो फटे पुराने कपड़े ही क्यों न हो, और वे सब उसके काम आते थे। इसी वजह से उसे हर चीज सहेज कर रखने की आदत पड़ गई थी।
स्कूल का बस्ता। जब दूसरों ने तान यू की बात सुनी तो उन्हें भी मानना पड़ा कि कागज के इन छोटे टुकड़ों को साथ रखने में कोई हर्ज नहीं है। आखिर ये कितनी जगह घेरेंगे। अपने मालिकों को नाराज करने से बेहतर था कि उन्हें जेब में ही रखा जाए। पतलून। नतीजतन आर्या को उनकी ओर से तारीफों का एक दौर सुनना पड़ा, जिसमें उन्होंने उसकी चित्रकारी, ड्राइंग की जमकर सराहना की। यहाँ तक कि उन्होंने उसे सुझाव भी दिए कि वह छोटे पीले कागजों पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय आधुनिक, अमूर्त चित्रकारी, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करे। ये सुनकर आर्या का चेहरा इतना फड़क रहा था कि उसे लगा उसे कोई स्थायी रोक ट्विच ही न हो जाए। चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया क्रोध। तभी कार चला रहे पेनवेई ने आगे से आवाज दी, बॉस, क्या आप चिन छू छू नाम की किसी महिला को जानते हैं? जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत महिला मिली जिसने हमें आपके घर का रास्ता बताया। वह बहुत विनम्र थी और हमसे पूछ रही थी कि क्या हमारे पास खाने पीने का पर्याप्त सामान है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? उसने पूछा जब उसने देखा कि उसके दोनों मालिकों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए हैं। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, आर्या ने साइड की खिड़की खोली और अपना सिर बाहर निकाल लिया। सांप। और निश्चित रूप से उसने देखा कि कार की निचली सतह के नीचे सांपों का एक झुंड रेंग रहा था। उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि वहां एक बहुत ही बारीक मकड़ी का जाला बुना हुआ था, जिसने ये सुनिश्चित किया था कि कार के नीचे रेंग रहे वे सांप सड़क पर न गिरें। सांप वार्निंग साइन। गाड़ी रोको, आर्या चिल्लाए। उसने तुरंत पेनवेई की ओर देखा, जो उसकी बर्फीली नजरों से इतना सहम गया कि उसने बिना कुछ पूछे तुरंत ब्रेक मार दिए। जैसे ही गाड़ी रुकी, आर्या कार से बाहर कूद गई और दरवाजा बंद कर दिया। रनिंग डैश। काओ लेई ने जब ये देखा तो उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह महिला क्या करने की कोशिश कर रही है। वह अपने बॉस से सवाल करने ही वाला था, तभी उसने देखा कि आर्या ने अपनी आस्तीन से एक ताबीज निकाला। थोड़ा चिढ़ते हुए उसने सोचा कि क्या वह अब उस ताबीज को कार पर चिपकाने वाली है। बाकी सब भी यही सोच रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि आर्या ने ताबीज को कार की ओर उछाला। वह ताबीज किसी ठंडे खंजर की तरह हवा को चीरता हुआ कार की ओर उड़ा। स्क्रॉल 1। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, पूरी कार एक बैंगनी आग पर्पल फायर से घिर गई, जिसमें सुनहरी चमक गोल्डन टिंट झलक रही थी। बैंगनी दिल फायर 1। काओ ले और बाकी योद्धाओं को तो ये भी समझ नहीं आया कि पलक झपकते ही क्या से क्या हो गया। एक सेकंड पहले वे बिल्कुल ठीक थे और अगले ही पल उनकी कार आग की लिपटों में घिरी हुई थी। जैसे ही काओ लेई ने अपनी आंखों के सामने ये भयानक नजारा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत कियान की ओर देखा। उसके मन का एक हिस्सा तो ये पूछना चाहता था कि क्या आर्या कोई गुप्त हत्यारी, सीक्रेट असैसिन या ऐसा ही कुछ है जो उन सबको ठिकाने लगाने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। रश्ड फेस फायर कुकिंग नाइफ। लेकिन तभी उसे लिन फू की जोरदार चीख सुनाई दी। काओ लेई ने मुड़कर पीछे चिल्ला रहे उस आदमी को देखा और झल्लाकर बोला, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे कोई तुम्हें कसाई की तरह काट रहा हो? लुक ऑफ ट्रायम्फ क्रोध। हालांकि लिन फू इस समय जवाब देने की स्थिति में नहीं था। उसने कांपती उंगली से खिड़की की ओर इशारा किया, जो किसी चिपचिपी और रेंगने वाली चीज से पूरी तरह ढकी हुई थी। काओ लेई को यह समझने में एक पल लगा कि वह घिनौनी चीज कुछ और नहीं बल्कि सांप थे। और सिर्फ 2 या 3 नहीं, बल्कि इतने ज्यादा कि उन्होंने पूरी खिड़की को ढक लिया था। सांप, फियरफुल फेस सांप। बुरी तरह घबराकर उसने दाएं बाएं देखा तो हर तरफ सांपों का रेला दिखाई दिया। वे कार की छत पर ऐसे रेंग रहे थे जैसे अपने शरीर को जला देने वाली उस आग से बचने की कोशिश कर रहे हों। काओ लेई ने जब यह भयावह दृश्य देखा तो वह चाहे कितना भी अनुभवी योद्धा क्यों न हो, खुद को कांपने से नहीं रोक सका। उसने लाचारी से कियान की ओर देखा, जो उसके बगल में बैठा हुआ कीड़े जैसा शांत, कूल एज ए क्यूकम्बर नजर आ रहा था। आखिर यह सब चल क्या रहा है? ये देखकर कि वह आदमी अपनी सीट पर ऐसे बैठा है जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, काओ लेई ने पूछे बिना नहीं रह पाया। हालांकि कियान इस समय दया दिखाने के मूड में नहीं था। उसने काओ लेई के सवाल का जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई, बल्कि वह तो थोड़ा चिढ़ा हुआ था। उसे याद था कि अभी कुछ देर पहले यही काओ लेई कितना अकलू बन रहा था और उसकी पत्नी के ताबीजों को नीची नजरों से देख रहा था। स्मर्क, नेल पॉलिश। चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है, कियान ने कहा। और उसके ये शब्द कहते ही बाहर लगी आग और भी भीषण रूप से धधकने लगी। कार के अंदर बैठे लोग डर के मारे एक दूसरे के और करीब सिमट गए। उन्हें डर था कि वे किसी भी सेकंड जिंदा जलकर राख हो जाएंगे। रश्ड फेस फायर।
वे ये सोचकर इंतजार करते रहे कि कार अब फटी की तब फटी, और साथ ही जवाबी हमले का रास्ता भी सोच रहे थे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि न तो उन्हें और न ही उस कार को जिसमें वे बैठे थे कुछ हो रहा था। कार की छत पर बैठे सांप एक एक करके आग में झुलसते हुए नीचे गिरने लगे। उनका शरीर पूरी तरह कोयला बन चुका था। लेकिन उन सांपों के अलावा पूरी कार बिल्कुल सुरक्षित थी, जिसने कार के अंदर बैठे सभी लोगों को हक्का बक्का कर दिया। अस्टोनिश्ड फेस का वन, आखिर यह क्या चमत्कार था। कियान ने कुछ नहीं कहा और बस उनके स्तब्ध चेहरों का मजा लेता रहा। इमैकुलेट टीम के दिग्गज ये तय ही कर रहे थे कि क्या उन्हें कियान को गोद में उठाकर आग से बाहर भागना चाहिए। तभी कार के चारों ओर जल रही वह आग अचानक ऐसे बुझ गई जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न रहा हो, और आग की दूसरी ओर खड़ी आर्या शांति से कार के अंदर आ गई, जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। फायर रनिंग डैश, गाड़ी चलाते रहो और अपनी चौकसी कम मत करना। वे सांप, परजीवी राक्षस, पैरासिटिक डीमंस थे। अगर उनमें से एक भी अभी अंदर घुस जाता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। आर्या ने उन योद्धाओं को चेतावनी दी। ऐसा लग रहा था कि ये लोग केवल बंदूकों और हथियारों पर विश्वास करते थे और अंधविश्वास जैसी चीजों को नहीं मानते थे, इसीलिए वे इन राक्षसों के मामले को इतनी शांति से ले रहे थे। गन वार्निंग साइन, जी हम समझ गए। हालांकि काओले और बाकी सब पूछना चाहते थे कि वह सब क्या था, लेकिन वे इस बात से भी वाकिफ थे कि वे जितना कम जानेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। इसीलिए उन्होंने न तो कुछ कहा और न ही कोई और सवाल पूछा। लेकिन आर्या ने गौर किया कि उनमें से कई लोगों ने चुपके से अपने ताबीज अपनी जेबों में बहुत सावधानी से ठूंस लिए थे। विंकिंग फेस पतलून स्क्रॉल। 15 मिनट बाद वे सब उस अनाथालय ऑर्फनेज पहुंच गए जहां चिन अक्सर आती थी और एक लड़की को साथ ले जाती थी। आर्या और कियान ने रूप बदलने वाले ताबीजों अपीयरेंस चेंजिंग टैलिस्मन्स का इस्तेमाल करके अपना चेहरा बदल लिया था, जबकि तानयू से उन कपड़ों में बदलने को कहा गया जो एक मिडिल स्कूल की छात्रा पर फबे। मुखौटा स्कूल का बस्ता लड़की, क्या ये वाकई जरूरी है? उस महिला ने चिढ़कर पूछा। हालांकि वह कद में छोटी थी, लेकिन उसे बच्ची जैसा व्यवहार मिलना कतई पसंद नहीं था। क्रोध, जरूरी है, कियान ने कहा। वे उस लंबी काली इमारत के अंदर दाखिल हुए, जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सनशाइन अनाथालय, सनशाइन ऑर्फनेज। जब कियान ने उस काली इमारत और फिर उस बोर्ड को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वह हंसे या इस विडंबना आयरनी पर तंज कसे। अंत में उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा और तानयू से कहा, अगर तुम छोटी बच्ची जैसी नहीं दिखोई तो वे तुम्हें अंदर नहीं लेंगे। टोक्यो टावर कार्यालय की इमारत। तानयू समझ गई थी कि कियान उसे इस इमारत के अंदर क्यों छोड़ना चाहता है, लेकिन फिर भी उन उदास दीवारों को देखकर उसका मूड ठीक नहीं हुआ और वह सिहर उठी। यह इमारत काफी हद तक उस लैब जैसी थी जहां उसे कभी कैद किया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ दीवारें सफेद के बजाय काली थीं। अमावस्या। जैसे ही वे तीनों अंदर पहुंचे, आर्या ने गौर किया कि इस अनाथालय में रहने वाली सभी लड़कियां असाधारण रूप से गोरी थीं। चाहे वह 5 साल की बच्ची हो या 3 साल की, हर एक लड़की बेहद खूबसूरत थी। किसी की आंखें बहुत सुंदर थीं, तो किसी की मुस्कान मनमोहक थी या किसी के होंठ बहुत भरे हुए थे। जैसे ही आर्या की नज़र उन छोटी लड़कियों पर पड़ी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इससे पहले कि कोई देख पाता, उसकी तीखी काली आंखों में एक बर्फीली चमक कौंध गई। वन, अनाथालय की प्रभारी लड़कियों में से एक ने उन्हें देखा और तुरंत उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? लड़की हैंड वेविंग। वह लड़की बहुत विनम्र थी और उसकी आवाज़ शहद जैसी मीठी थी, जिसने आर्या के संदेह को और बढ़ा दिया। उसने अपनी शंकाओं को दबाया और एक नकली मुस्कान के साथ उस लड़की से कहा, हम यहाँ इसे गोद देने के लिए आए हैं। हमारी कंपनी डूब गई है और अब हम खुद का पेट नहीं पाल पा रहे, अपनी बेटी का क्या पालेंगे? शहद का घड़ा दिल टूटना। आर्या ने तानयू को आगे कर दिया, जो पहले से ही अपना किरदार बखूबी निभा रही थी। वह न तो रोई और न ही चिल्लाए, इसके बजाय उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वह डर के मारे चारों ओर ऐसे देख रही थी जैसे वह वाकई बहुत घबराई हुई हो। स्वागत करने वाली उस युवती को समझ आ गया कि वे दोनों यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन उन्हें सीधे अनाथालय की मैनेजर के पास ले जाने के बजाय उसने दबी आवाज में उनसे पूछा, क्या वाकई आपको इसे यहाँ छोड़ना होगा? ठंडा पसीना क्वेश्चन मार्क। वह, अरे तुम क्या कर रही हो आची आची। इससे पहले कि आर्या कुछ कह पाती, 30 के आसपास की एक महिला शान से चलती हुई उनकी ओर आई। जैसे ही वह आर्या के पास पहुंचे, आर्या को डेजावू जैसा एहसास हुआ। सामने खड़ी इस महिला की जीवन रेखा भी सौम्या की सौतेली माँ अनीता की तरह पूरी तरह उलझी हुई थी। उसे मर जाना चाहिए था,
लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह न केवल जिंदा थी, बल्कि उसकी त्वचा पर एक अजीब सी लालिमा रेड फ्लश थी, जैसे वह बहुत स्वस्थ हो। नर्तकी पिशाच लोकेशन फ्लैग। लगता है इसका राक्षस अनीता के राक्षस से भी ज्यादा ताकतवर है, आर्या ने मन ही मन सोचा। वास्तव में उसे शुरू से ही लग रहा था कि अनीता का कब्र में उस राक्षस को पाना उतना आसान नहीं था जितना सब समझ रहे थे। आखिर कोई राक्षस इतने समय तक कब्र में कैसे रह सकता है, जब तक कि किसी ने अनीता के आने पर जानबूझकर उसे वहां न रखा हो। क्रिस्टल बॉल। आर्या को शुरुआत में सिर्फ संदेह था, लेकिन अब जब वह एक के बाद एक ऐसे किरदारों को सामने आते देख रही थी, तो उसे यकीन हो गया कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। ये राक्षस खुद नहीं भटक रहे थे, बल्कि कोई जानबूझकर उन्हें उन लोगों के रास्ते में रख रहा था जो अपना शरीर उनके साथ साझा करने को तैयार हों। पिशाच वार्निंग साइन। बिल्कुल सामने खड़ी इस महिला की तरह। नमस्ते मैडम और सर। उस अधेड़ उम्र की महिला को आर्या के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा। वह प्यार से मुस्कुराए और फिर उस छोटी बच्ची की ओर मुड़ी जिसे वे साथ लाए थे। जैसे ही उसने देखा कि लड़की कितनी सुंदर है, उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। फिर उसने अपना ध्यान फिर से आर्या पर लगाया और एक जोरदार हंसी के साथ खुशमिजाज आवाज में पूछा, तो क्या आप अपनी इस नन्ही जान को यहाँ गोद देने आए हैं? राक्षस मनी बैग। जी हाँ। आर्या ने तुरंत एक परेशान चेहरा बना लिया और तान यू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम फिलहाल अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर सकते। अगर आपके पास जगह हो तो। मुखौटा पेंसिल फेस हैंड वेविंग। बिल्कुल है, हमारे पास यहाँ बहुत सी खाली जगह है। उस औरत ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया। जापानी महल स्माइल विद हॉर्न्स। हे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए।